हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। और जिस तरह हमने बाकी सारे चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट्स को समझा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को भी हम 6 मेन हेडिंग से समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और लास्ट में हम इस एक्ट का असेसमेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था तो उसके पास होने से पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर ज़रूर पड़ा होगा। और इस तरह हम उन घटनाओं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और ये वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला। और इस दौरान इंडियंस ने ब्रिटेन को हर तरह से सपोर्ट किया। और इस सपोर्ट के बदले इंडियंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के लोगों की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी। बट इंडिया के लोगों की डिमांड्स क्या होंगी ये डिसाइड हुआ 1916 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जॉइंट सेशन किया। इसी जॉइंट सेशन में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या चाहिए। तो लखनऊ पैक्ट साइन हो गया और इसके अगले ही साल 1917 में नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया, जिसे अगस्त डिक्लेरेशन या फिर मॉन्टेगू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में मॉन्टेगू ने कहा कि अब इंडिया के लिए ब्रिटिश पॉलिसीज़ का गोल होगा ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इस डिक्लेरेशन को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगस्त डिक्लेरेशन से पहले ब्रिटिश पॉलिसी थी कि इंडियन लॉ मेकिंग में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। और अब मॉन्टेगू जो है वो एक स्टेप आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि ये इस दिशा में काम करेंगे कि आने वाले समय में भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बने। तो ये डिक्लेरेशन हुआ, उसके अगले ही साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी एंड हो गया और उसके नेक्स्ट ईयर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। पहली बार किसी एक्ट में प्रियम्बल देखने को मिला। इसके प्रियम्बल में लिखा था कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। यानी अगस्त डिक्लेरेशन को एक बार फिर से रीअफर्म किया गया था यहाँ पर। बट यहाँ पर यह भी लिखा था कि इंडिया जो है वो स्टिल ब्रिटिश एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। मतलब लॉन्ग टर्म में ये भारत के लोगों की सरकार तो बनवाएंगे, बट ये जो सरकार बनेगी ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट को ही रिपोर्ट करेगी। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथों में था, जो कि ब्रिटेन में रहते थे। वाइसरॉय की मदद से ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। और क्योंकि उस समय वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मॉन्टेगू, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए? ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट में इससे रिलेटेड कोई डिमांड थी कि नहीं। देखो, लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये आपत्ति जाहिर की थी कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी आप इंडियन फंड से क्यों देते हो। भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उसकी सैलरी तो कम से कम ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुद देनी चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दो तरह के काम करता है। एक तो वो जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, और दूसरा काम है एजेंसी वर्क, जिसे आप कह सकते हो कि वो वर्क जो आज की डेट में कोई भी एम्बेसी करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडियन फंड से सैलरी इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि ये एजेंसी वर्क कर रहा है, और एजेंसी वर्क कैबिनेट मिनिस्टर का काम थोड़ा ना है, और अगर आपको इससे दिक्कत है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लंदन में एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसका नाम था हाई कमीशन ऑफ इंडिया। और अब जो एजेंसी वर्क था उसको हाई कमीशन ऑफ इंडिया में डाल दिया, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता रहेगा। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हाई कमीशन ऑफ इंडिया दोनों को सेपरेट कर दिया। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है वो अब ब्रिटिश सरकार दे देगी, बट हाई कमीशन ऑफ इंडिया की सैलरी अभी भी इंडियन फंड से ही पे की जाएगी। तो देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट की इस डिमांड को काफ़ी हद तक मान लिया गया। तो ये थे कंट्रोल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चेंजेस। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस हुए कि नहीं। बट पहले देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या स्थिति थी।
देखो, ये आपको पता है कि वाइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस पावर पहले से थी, इनफैक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स थे, जिनमें एक इंडियन अलाउड था। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में यहाँ कोई चेंजेस हुए? जी हाँ, यहाँ पर चेंजेस हुए। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। यहाँ जो मेजर चेंज था वो ये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब एक नहीं बल्कि 3 इंडियंस अलाउड थे। हालांकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के टोटल मेंबर्स अभी भी 6 ही थे। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस। अब देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए। बट पहले देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या स्थिति थी। आप देख सकते हैं कि एक वाइसरॉय और 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स के अलावा कुछ एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे, जिनकी संख्या मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60 हो सकती थी। हालांकि स्टार्टिंग से ही इसको 60 ही रखा गया। इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब वो लोग जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज या फिर मिलिट्री सर्विसेज में किसी पद पर काम कर रहे होते थे। ऑफिशियल्स को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था और इनकी संख्या थी 28, जबकि नॉन ऑफिशियल्स 32 हुआ करते थे। और ये जो नॉन ऑफिशियल थे ये 4 जगहों से आते थे। 5 को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था, 13 स्पेशल इलेक्टोरेट के थ्रू, 12 प्रोविंशियल असेंबलीज से और 2 आते थे कैलकाटा और बॉम्बे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इलेक्ट होकर। एक बार देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को लेकर लखनऊ पैक्ट में क्या क्या डिमांड्स थी। ओके, लखनऊ पैक्ट में कहा गया था कि एडिशनल मेंबर्स कम हैं, इन्हें बढ़ाकर 150 कर देना चाहिए, जिनमें कम से कम 75 जो है वो इंडियंस होने चाहिए और इन 75 के 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। मतलब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर ये एग्री किया था कि मुस्लिम्स को 1/3 सीट्स यानी 25 सीट्स पर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। तो ये तो थी इंडियंस की डिमांड। चलिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक्चुअली में चेंजेस क्या क्या हुए। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाइकैमरल कर दिया गया, यानी अब यहाँ पर 2 हाउसेस बना दिए गए, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा गया लोअर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट को कहा गया अपर हाउस। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कोशिश ये की जा रही थी कि इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर लेजिस्लेचर को मोल्ड किया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की संख्या रखी गई 145 और काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स की संख्या रखी गई 60। लखनऊ पैक्ट में तो बस 150 मेंबर्स की बात हुई थी और यहाँ पर 205 मेंबर्स कर दिए गए थे। तो देखा जाए तो लखनऊ पैक्ट की डिमांड को मान लिया गया था। बट लखनऊ पैक्ट में एक डिमांड और भी थी और वो डिमांड थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की टर्म को 5 साल के लिए लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स की टर्म को 5 साल भी कर दिया गया। तो लखनऊ पैक्ट की ये डिमांड भी मान ली गई। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स की टर्म को 3 साल ही रखा गया। अब जो है हम इस बाइकैमरल स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते थे और कुछ नॉमिनेटेड। लेजिस्लेटिव असेंबली में 41 नॉमिनेटेड और 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट में 33 इलेक्टेड होते थे और 27 नॉमिनेटेड। और लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो आप 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स दिख रहे हो, इनमें भी कुछ ऑफिशियल्स थे और कुछ नॉन ऑफिशियल्स। और इसी तरह काउंसिल ऑफ स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कुछ ऑफिशियल्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल। और अगर नंबर्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 15 नॉन ऑफिशियल्स और 26 मेंबर्स होते थे ऑफिशियल, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट में 10 नॉन ऑफिशियल और 17 नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स थे। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स को। ये आते थे 6 जगहों से इलेक्ट होकर। 52 इलेक्ट होकर आते थे जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से और 9 सीट्स रिजर्व थी यूरोपियंस के लिए, 7 लैंडलॉर्ड्स के लिए, 4 इंडियन कॉमर्स के लिए और 2 सीट्स सिखों के लिए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मुस्लिम्स के साथ साथ सिखों और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। अब देखते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के इलेक्टेड मेंबर्स को। यहाँ पर जनरल सीट्स थी 15, इसके अलावा 11 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, 3 यूरोपियंस के लिए और 3 मेंबर्स चुनकर आते थे बॉम्बे, बंगाल और बर्मा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से और 1 सीट सिख कम्युनिटी के लिए रिजर्व की गई थी। यानी टोटल इलेक्टेड सीट्स हुई 104 + 33 यानी 137। और इन सीट्स में से यूरोपियंस के लिए 12 सीट्स रिजर्व थी। तो अगर हम देखें कि इंडिया के लोगों के लिए कितनी इलेक्टेड सीट्स थी, तो वो होगा टोटल इलेक्टेड सीट्स माइनस टोटल इलेक्टेड यूरोपियंस की सीट्स, यानी 137 - 12, ये हो गई 125। यानी इंडियंस के लिए
टोटल 125 सीट्स पर चुनाव होना था सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, और इनमें से 41 सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुना जाना था सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के लिए 1/3 इंडियन सीट्स रिजर्व कर दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, और ये भी तो वन ऑफ द डिमांड थी लखनऊ पैक्ट की, तो ये डिमांड भी पूरी हो गई। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दोनों के फंक्शंस में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था एक्सेप्ट वन डिफरेंस, और वो डिफरेंस ये था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वोट सप्लाई की पावर थी और काउंसिल ऑफ स्टेट के पास ये पावर नहीं थी। वोट सप्लाई का मतलब क्या है? वोट सप्लाई का मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास ये पावर थी कि वो गवर्नमेंट के खर्चों के प्रपोजल्स पर एग्री या फिर डिसएग्री कर सकते हैं। और हाँ, अब क्या है कि किसी भी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों से पास होना ज़रूरी था एक लॉ बनने के लिए। बट ये भी तो पॉसिबल है कि एक हाउस उस बिल को पास करने के लिए रेडी है बट दूसरा नहीं, यानी किसी तरह की कोई डेडलॉक की सिचुएशन हो सकती थी। तो ऐसे डेडलॉक्स को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट कमिटीज़, जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और जॉइंट सिटिंग्स का प्रोविज़न किया गया। तो ये तो हुए वो चेंजेस जो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हुए। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के चेंजेस देखेंगे। बुक सभा चैनल पर हिस्ट्री और पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए बुक सभा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक सभा।